हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2026 के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो कि साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि पहले शिफ्ट का ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह लिंडमैन के 10% नियम पर के अनुसार होता है। इसके तहत एक जो पोषी स्तर होता है उससे अलग पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, और बाकी जो 90% ऊर्जा जो होती है वो श्वसन, ऊष्मा और अन्य जैविक क्रियाओं में नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया में निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। इसका सही आंसर क्या होगा। यदि एक जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जब इन दोनों के घोल को मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का एक अघुलनशील पीला रंग का ठोस बनता है, जैसे कि PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, जब इसको हम 2Ki से अभिक्रिया करते हैं तो इसमें एक PbI2, ठीक है, यानी कि लेड आयोडाइड का एक रिएक्शन बनता है, प्लस 2KNO3 का निर्माण होता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पादपों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन संचलन किसके लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देखा जाए तो जो पौधे होते हैं, पौधों के अंगों के जो गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होने वाली जो वृद्धि होती है उसको धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जैसे पौधों की जो जड़ें होती हैं, जड़ें हमेशा नीचे से गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती हैं, इसीलिए जो गुरुत्व होता है इसके लिए उत्तरदायित्व है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुत्व। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रदरफोर्ड के किस प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो सन 1911 में रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली पन्नी पर एक उच्च ऊर्जा वाले जो अल्फा कण होते हैं की बौछार करी थी, जिसके कारण इस प्रयोग से जो सिद्ध हुआ कि जो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और घन आवेश उसके केंद्र में एक अत्यधिक छोटे स्थान से केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कहा जाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्फा कण प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 2 के रूप में संयोजकता संख्या दर्शाने वाला सही उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो जो सल्फाइड जो मूलक होते हैं, ठीक, यानी कि SO3 वोल्टाइज, इसकी जो ये ऊपर जो पावर दे रखी है वो संयोजकता है, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी है 2। जबकि सल्फेट जो मूलक होते हैं, ठीक है, सल्फेट आयन यानी कि SO4 में भी इसकी संयोजकता क्या है 2 है। तो दोनों की जो संयोजकता क्या है इसमें 2 ही है, तो होने के कारण यह विकल्प क्या होगा। इसका सही आंसर वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सल्फेट और सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पादपों
पादपों में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विविधता के महत्व के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़िए और सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कथन 1 दे रखा है कि जनन प्रजातियों की जनसंख्या के स्थायित्व से संबंधित है, जबकि कथन 2 दे रखा है कि इस प्रकार समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए विविधता उपयोगी नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? कथन 1 के अनुसार देखा जाए तो जो जनन प्रक्रिया होती है, जनन क्रिया द्वारा प्रजातियों की आबादी का स्थायित्व बना रहता है, इसलिए कथन क्या है? ए सही है। अब कथन बी में देखा जाए तो लैंगिक जनन से जीवों में जो विभिन्नताएं होती हैं वो उत्पन्न होती हैं और यह विभिन्नता बदलते और पर्यावरण में जो प्रजाति होती है उनके जीवित रहने के लिए एक बहुत उपयोगी होती है, ना कि अनुपयोगी। ठीक, इसीलिए इसमें जो कथन 2 बी दे रखा है वो गलत है, यानी कि इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए इस प्रक्रिया में 2 चरणों में पूरी तरीके से बात की गई है, जिसमें बेकिंग सोडा को, जैसे बेकिंग सोडा है, अगर हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करने पर जैसे कि 2 NaHCO3, जब इसको हम गर्म करेंगे यानी कि बेकिंग सोडा को हो जैसे ही गर्म करते हैं, इसका जो नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बोलते हैं, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और इसका जो हम गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्लस इसमें पानी यानी कि जल यानी कि H2O प्लस C का निर्माण होता है, यानी कि कार्बन का। उसी के साथ साथ अगर हम जैसे धावन सोडा यानी कि सोडियम जो कार्बोनेट होता है का जल के साथ पुनः क्रिस्टलीकरण कराने पर जो धावन सोडा है वो प्राप्त होता है, यानी कि Na2CO3 प्लस जब हम इसको 10 H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Na2CO3 डॉट 10 H2O यानी कि 10 H2O प्राप्त होता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। बेकिंग सोडा को गर्म करके जल से क्रिस्टलीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 4 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य जो है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है, जबकि 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? देखा जाए तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो 4 किलो हर्ट्ज दे रखी है। 4 किलो हर्ट्ज को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 4000 हर्ट्ज हो जाएगा, जबकि इसकी जो तरंग दैर्घ्य दे रखी है यानी कि लेमडा बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 मीटर, जबकि इसकी जो दूरी दे रखी है डिस्टेंस, ठीक, वो दे रखा है 1.8 किलोमीटर। ठीक, तो दूरी को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1.8 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने पर 1800 मीटर में हो जाएगा। अब हम ध्वनि की चाल, इसमें क्या ज्ञात करना है, इसकी दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें ध्वनि की चाल ज्ञात करना पड़ेगा। ध्वनि का चाल का फॉर्मूला होता है V = F × लेमडा। F का मान है 4000 गुणे लेमडा यानी कि 0.15। इसको इससे जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 600 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें इसमें समय ज्ञात करना है, यानी कि इसमें समय पूछा गया है कितना लगेगा, तो T बराबर होता है, टोटल इसकी वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस 1800 बटे ध्वनि की जो चाल होगी वो कितनी है 600, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे 0 से 0 कट गया, 6×18, यानी इसका सही आंसर आ जाएगा 3 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जे थॉमसन के इस मॉडल में प्लम पुडिंग मॉडल या फिर इसे तरबूज जो मॉडल होता है वो भी कहा जाता है। इसके अनुसार जो परमाणु होता है इसमें धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह
तरह फैला होता है, जबकि जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें बीजों की तरह धसे हुए होते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो परमाणु होते हैं वो धनात्मक आवेश का एक गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों की भांति अंतर्निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर क्या होगा? किसी वस्तु में उसकी जो विशेष स्थितिज ऊर्जा होती है वो जमीन से ऊंचाई पर रखी एक वस्तु, यानी कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है mgh, या फिर उसका जो आकार होता है आकार में परिवर्तन होता है। जैसे उसे अगर खींचा जाए, जैसे एग्जांपल रबड़ या स्प्रिंग के, ठीक, जैसे अगर उसको खींचते हैं तो इसके कारण जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहती हैं। ये चाल या तापमान पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसकी स्थिति या विन्यास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि जो अधिकांश कार्बन होते हैं यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जैसे 2 और 4, ठीक, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 भी होता है, और इसका जो विन्यास है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो 2 और 4 है। यानी कि अपने बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी होती है उससे बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो एक समान जो वृत्तीय गति होती है जिसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, में वस्तु की चाल तो स्थिर होती है, वस्तु की चाल तो स्थिर हो रहती है, लेकिन इसकी जो दिशा हर बिंदु पर बदलती है। किसी भी छड़ पर, ठीक है, छड़ पर v की जो दिशा होती है उस बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा टेंजेंट की दिशा में होती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। महिलाओं में जो डिम्ब वाहिनियाँ होती हैं, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अवरुद्ध होने पर क्या रोका जा सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जो फैलोपियन ट्यूब होता है वह एक स्थान है जहाँ पे पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं, यानी कि स्पर्म, और महिलाओं के जो अंडाणु होते हैं जिसे एग कहा जाता है, का मिलान होता है, और यदि यह नली ब्लॉक हो जाए तो दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा और निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया रुक जाएगी। इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विकासशील मानव भ्रूण द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट का निपटान निम्नलिखित में से किस अंग की सहायता से किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में मां और गर्भ में पल रहे भ्रूण को जोड़ने वाला एक विशेष ऊतक होता है, और यह भ्रूण को न केवल ऑक्सीजन और पोषण देता है बल्कि भ्रूण द्वारा उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और अन्य उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थों को मां के रक्त में स्थानांतरित कर बाहर निकालने में मदद करता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जीव द्रव झिल्ली के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी आवरण पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके बाहर भी क्या होता है, सेल्यूलोज से बनी एक अतिरिक्त मजबूत और निर्जीव सुरक्षात्मक परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक कोशिका विभाजित
होकर दो समान सतही कोशिकाएं बनाती हैं, जिसमें से प्रत्येक में गुणसूत्र संख्या जनक कोशिका के समान होती है। इसे किस प्रकार का कोशिका विभाजन कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जो समसूत्री विभाजन होते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें एक जनक जो कोशिका होती है उसमें विभाजित होकर दो समान सतही कोशिकाएं, ठीक, बनाती हैं। इस विभाजन में जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो जनक कोशिकाओं के बिल्कुल समान बनी रहती हैं, ठीक। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, समसूत्री विभाजन, ठीक। क्योंकि जो अर्धसूत्री विभाजन में होती है उनकी संख्या आधी हो जाती है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समसूत्री विभाजन, यानी कि मायोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी कांच की प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने सात अवयवी रंगों में, जैसे कि बैगनी यानी कि जैसे विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड की पट्टियों में बढ़ जाता है, ठीक। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल में बदल जाता है। इस प्रकार के प्रकाश के इस प्रकार बिखरने को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डिस्पर्जन, यानी कि विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि 220 वोल्ट पर चलने वाला एक विद्युत इस्त्री अपनी अधिकतम तापन पर 840 वॉट की दर से ऊर्जा की खपत करता है और इस्त्री में प्रयुक्त जो कुंडली है उसका प्रतिरोध कितना होगा? इसमें जो विभवांतर दे रखा है वो दे रखा है 220 वोल्ट, जबकि विद्युत शक्ति दे रखी है यानी कि पावर दे रखा है इसका 840 वॉट दे रखा है। यहाँ पे सूत्र रखेंगे P = V²/R, ठीक है, इक्वल टू प्रतिरोध बराबर V²/P, ठीक। विभवांतर बटे यहाँ पे शक्ति के बारे में बात किया गया है, पावर की, तो यहाँ पे मान रखने पर तो R बराबर 220 गुणे 220/840, जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और या फिर डायरेक्टली इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करने पर 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब इसको फिर से 2 से हम काट कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 0, 11 11 121, 0/21। जैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 57.61 ओम। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 57.6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो पृथ्वी के जो वायुमंडल होते हैं उसमें हवा की विभिन्न परतें होती हैं जिनका तापमान और घनत्व के ऊपर से नीचे लगातार बदलता रहता है, और जब अंतरिक्ष से प्रकाश इन परतों में प्रवेश करता है तो बदलते घनत्व के कारण यानी कि अपवर्तनांक के कारण वह लगातार मुड़ता रहता है। इसी वजह से जो तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु घनत्व में परिवर्तन के कारण प्रकाश क्या होता है? अपवर्तनांक होता है, यानी कि बंकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका मुख्य रूप से किसके लिए होती हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, देखा जाए तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जिसको हम SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका हमें कार्य बताना है। यानी कि जो मुख्य रूप से जो SER होते हैं वो वसा,
और लिपिड जो अणु होती हैं उनके संश्लेषण का कार्य करती हैं। इसके साथ ही जो यकृत होता है यानी कि लीवर की कोशिकाओं में यह दवाओं और जहरीली पदार्थों के विसरण, ठीक है, जिसको विसरण बोलते हैं, ठीक, के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि लिपिड संश्लेषण और विसरण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान है। यदि 5 सेकंड के लिए 4 न्यूटन का बल प्रयुक्त किया जाता है तो अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा गया है अंतिम वेग, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान दे रखा है यानी कि m बराबर 2 किलोग्राम दे रखा है, जबकि प्रारंभिक वेग यानी कि u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, जबकि समय यानी कि t बराबर 5 सेकंड दे रखा है। यहाँ t का जो मान दे रखा है समय का वो 5 सेकंड है, जबकि बल यानी कि F बराबर दे रखा है 4 न्यूटन दे रखा है। अब इसमें हम त्वरण निकालेंगे, ठीक है। त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है F बराबर ma। सबसे पहले F बराबर ma और त्वरण निकालने के लिए a बराबर F/m। हमें F का मान ज्ञात करने के लिए पहले F का मान जो दे रखा है यहाँ पे 4 न्यूटन दे रखा है और F/m का मान दे रखा है 2, ठीक है, 2 किलोग्राम, यानी कि उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो a का मान आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है, इसमें पूछा गया है कि अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो गति का पहला समीकरण लगा देंगे तो v बराबर u प्लस at होता है, ठीक। जैसे इसमें फॉर्मूले में इसका मान रखते हैं तो v बराबर u का मान दे रखा है प्रारंभिक वेग 10 प्लस a का मान जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, जबकि t का मान दे रखा है 5 सेकेंड। तो उसको से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 10, यानी कि v का मान आ जाएगा यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकेंड। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 20 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जब भी कोई भी धातु कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट किसी भी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हमेशा उसके साथ जो लवण होता है जैसे कि जल यानी कि H2O और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 मुक्त होती है और जो चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक, बंद वक्र यानी कि क्लोज्ड लूप्स होती हैं। ये चुंबक के बाहरी जो उत्तरी ध्रुव होता है यानी कि नॉर्थ से निकलकर दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ में प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर वापस जाती हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, वे चुंबक के अंदर और बाहर एक बंद लूप बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अयस्क से अवशेषांक यानी कि गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया उनके रासायनिक या भौतिक गुणों के अंतर के आधार पर कार्य करती हैं और इसे अयस्कों का क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो खदानों से निकाले गए अयस्कों में जैसे कि मिट्टी, रेत या फिर चट्टानी जो पदार्थ होती हैं, जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम गैंग बोलते हैं, गैंग कहते हैं। जबकि जो धातु कर्म होते हैं उसकी शुरुआत में इन अशुद्धियों को भौतिक या रासायनिक गुणों के आधार पर अलग कर अयस्क में धातु की मात्रा बढ़ाने को अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रण कहते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समृद्धिकरण, इनरिचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें जिससे आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहें। तो
तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि यदि यदि पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर किसी वस्तु का जो भार है वो 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका लगभग भार कितना होगा। यहाँ पे भार पूछा गया है कि कितना होगा। देखा जाए तो जो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, ठीक है, और आकार पृथ्वी से कम होने के कारण यहाँ का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है यानी कि जी, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 भाग होता है। इसीलिए वस्तु का जो चंद्रमा पर चंद्रमा होता है, वस्तु का चंद्रमा पर भार भी पृथ्वी के भार का 1/6 होगा, यानी कि 1/6। यहाँ पे पूछा गया है कि यदि वस्तु की सतह पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, ठीक, तो 1/6 है, तो 60/6 जैसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा 10 न्यूटन, यानी कि चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका लगभग जो भार होगा वो होगा 10 न्यूटन। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 न्यूटन। ये रहे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।